नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल रैंक दिशा एकेडमी पर। आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में क्रिया और संधि के विशेष प्रश्नों पर, परिभाषा पर और कैसे क्रिया बनती है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा, संधि के उदाहरण और उसके बाद 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चलेंगे जो विभिन्न वर्षों में आए हुए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो पसंद आए प्रिय विद्यार्थियों तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य से जाएं और क्लास में लास्ट तक बने रहें जिससे सभी प्रश्न आप तक पहुंच सकें। समय को न बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। चलिए हम आज पहली क्लास में हम समझते हैं कि क्रिया की परिभाषा एवं धातु से कैसे क्रिया को बनाई जाती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम चलिए परिभाषा देखते हैं। हम जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप जो होता है उसमें धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे एक धातु हम ले लेते हैं, चल धातु लेते हैं, मान लीजिए हम इसमें हम ना जोड़ते हैं तो हमारा क्या क्रिया बन जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, चलना क्रिया यहां बनती है। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों हमें धातु में ना जोड़कर समान रूप से हिंदी की क्रिया बनाई जाती हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे और देखेंगे, एक धातु और ले लेते हैं हम, मान लीजिए इसमें से हम कौन सी धातु लेते हैं, हम पा धातु एक ले लेते हैं, हम पा धातु लेते हैं। धातु कौन सी हो गई प्रिय विद्यार्थियों, पा हो गई। अब इसमें हम ना जोड़ेंगे तो हमारी कौन सी क्रिया बन जाएगी, पढ़ना क्रिया बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्रिया कैसे बनती है और ना जोड़कर धातु में क्रिया को कैसे बनाया जाता है। जैसे चल धातु है और इसमें हम ना जोड़ेंगे तो कौन सी क्रिया बनेगी, हमारी चलना क्रिया बन जाती है। क्रिया का मूल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पेपरों में ये पूछ चुका है कि क्रिया का मूल क्या होता है। क्रिया का मूल क्या होता है, तो क्रिया का मूल क्या होता है, धातु होता है। स्क्रीनशॉट लेके रख देंगे, पेपर पेंसिल होगा तो नोट डाउन करते चलिएगा और कमेंट करते जरूर चलिएगा। एक्टिव बन के हमें सीखना है प्रिय विद्यार्थियों। तो क्रिया का मूल क्या होता है, धातु होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे पढ़ धातु है उसमें ना क्रिया जोड़ेंगे हम, पढ़ना हो जाएगा हमारा। अब हम चलेंगे क्रिया के भेद जो कर्म के आधार पर बनते हैं, जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है इसे कर्म नहीं होता। उदाहरण, राम सोता है, चिड़िया उड़ती है। जब हमारे क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, अगर उसके प्रभाव से कर्ता प्रभावित होता है जिसमें कर्म नहीं होता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया, मतलब बिना कर्म की क्रिया। और जहां क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़ के कर्म पर पड़ता है तो उसमें क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम आम खाता है, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। हरि आम खाता है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे प्रश्न पूछ के हम ऐसे प्रश्नों को हम सामान्यतः क्या करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्रिया है और कौन सी क्रिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कर्ता से सीधे प्रश्न पूछते हैं। जैसे राम आम खाता है, ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो राम आम खाता है। अभी हमको कैसे पता चलेगा कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, तो हम कर्ता से प्रश्न करेंगे, अगर उसका उत्तर मिल जाएगा तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो हम इससे प्रश्न कैसे करेंगे, तो राम क्या खाता है, अब हमारा उत्तर निकल के आएगा कि राम आम खाता है, तो यहाँ पर खाना क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से समझते हुए हम चलेंगे और क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे जिससे इसके प्रश्नों के 30 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी जिसमें हमें अच्छे से उसका उत्तर देते चलना है। और अब देखिए, रचना के आधार पर अन्य क्रिया के जो भेद होते हैं उसको भी हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। कितने प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की होती है। एक होगी प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करे। ठीक, जैसे मैंने अपनी किताब को लिखवाया, जैसे मैंने खाना बनवाया, जब कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से
वो क्रिया को करवाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। एकदम बहुत आसान है प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल अच्छे से समझते चलेंगे और इससे प्रश्न में जो भी हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न आएगा हम अच्छे से उत्तर देते चलेंगे। नाम धातु क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनती है, जैसे लाठी से लठियाना। जब हम किसी संज्ञा या विशेषण से कोई क्रिया को हम बनाते हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है ये। संयुक्त क्रिया, अब हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों संयुक्त क्रिया के बारे में। दो या अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया को हम क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम क्या कहते हैं उसको? संयुक्त क्रिया कहते हैं, या इसको हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। जैसे वह खाता है, मैंने पढ़ा था। ठीक, तुम जग रहे हो, वे सुन रहे थे। ध्यान रखिएगा, तुम जग रहे थे, तुम जग रहे थे, हम सुन रहे थे। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। जब दो क्रियाओं के आपस में मेल से, जैसे तुम जग रहे थे और हम सुन रहे थे, तो यहाँ पे दो क्रिया आपस में मिल गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले समाप्त क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। वह पढ़कर सो गया, जैसे वह खाकर उठ गया। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब पूर्वकालिक क्रिया उसको कहते हैं जब मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो जाती है। ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। चलेंगे हम संधि और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे प्रिय विद्यार्थियों। वर्णों, देखिए ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, वर्णों के मेल से संधि बनती है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पे संधि का निर्माण होता है, और संधि के निर्माण से जो परिवर्तन या विकार आता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में जुड़ जाएं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, इन्हीं से प्रश्न आते हैं, चौथी कोई संधि नहीं होती। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऐसे ही व्यंजन संधि के भेद होते हैं और विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, नियम क्या कहता है कि अ प्लस अ जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उनकी क्या संधि होती है? उनकी दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे ई प्लस ई से बड़ी ई होता है, और इसके उदाहरण से समझेंगे हम तो विद्यालय हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। ये संधि क्या हो जाएगी? ये संधि दीर्घ संधि हो जाएगी। गुण संधि, अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस उ से ओ बनता है। नर धर इंद्र बराबर नरेंद्र हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 से एक हो जाएगा, जहां वृद्धि संधि लग जाती है। सदैव भी संधि में क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सदा धन एव सदैव हो जाएगा। उसके प्लस इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा, जहां की यण संधि हो जाएगी। ने धन अन नयन हो जाएगा, पावक हो जाएगा। ये सब क्या हो जाता है? ये सब अयादि संधि में आते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि ज्ञान स्थिर होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण में सत प्लस जन सज्जन, ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। एकदम अच्छे से प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे। अब हम यहीं पे चर्चा कर लेंगे क्या? विसर्ग संधि की। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस योग, ये क्या हो जाएगा? मनो योग कहलाता है। यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 1 पे। विभिन्न प्रकार की जो आपको क्रिया बताई गई है, क्रिया के भेद बताए गए हैं, रचना के आधार पर बताए गए हैं, तीनों संधि बताई गई है। ठीक, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। देख लीजिए प्रश्नों की श्रृंखला, कितनी अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है। क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे जिससे सारे प्रश्नों से आपका सामना हो पाए। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों।
प्रश्न संख्या 1, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 1 का सही संधि विच्छेद करके कमेंट सेक्शन में बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। नयन का सही संधि विच्छेद बताइए। ने धन अन हो जाएगा, नयन, ध्यान रखिएगा, नयन का संधि विच्छेद ने धन अन हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की तरफ। विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। विद्यार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2 का सी हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। विद्यार्थी में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, सदैव से कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होती है। चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वह पढ़कर सो गया, ध्यान रखिएगा, वह पढ़कर सो गया। जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है तो वहां कौन सी क्रिया होती है? वह पढ़कर सो गया, पढ़कर कौन सी क्रिया है? जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। देखिए ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, विस्तृत क्लास पढ़ने से यही होता है कि जो हमारे दिमाग में रहता है वो ज्ञान स्थायी हो जाता है और प्रश्नों पे हमारी पकड़ अच्छी हो गई है। इसलिए विस्तृत क्लास जरूर से अटेंड किया करें और उससे रिलेटेड जो 30 प्रश्न होते हैं तो आखिरी तक वीडियो में जरूर से बना करें। चलिए हम चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। परोपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त होती है या परोपकार में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर सही से बताएं। परोपकार, हमने आपको कई बार बताया है कि जहां एक मात्रा देखें ऊपर वहां लगभग 90% चांसेस रहते हैं कि वहां गुण संधि होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम सोता है, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा रोता है, सीता पत्र लिखती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता हो। ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आए तो सीधे कर्ता से प्रश्न पूछिए, कर्ता का जो उत्तर आएगा वह आपकी क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया क्या होगा? देखिए अब यहां हम प्रश्न करेंगे कि सीता क्या करती है, तो उत्तर आता है कि सीता पत्र लिखती है। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि बच्चा क्या करता है, तो रोता है, तो रोना क्या है? क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसमें भी कर्म नहीं है, यहां भी कर्म नहीं है, क्योंकि सोना क्रिया है, उड़ना क्रिया है और रोना क्रिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पत्र है वो कर्म है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज धन जन, सद धन जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सज्जन। कौन सी संधि प्रिय विद्यार्थियों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा संधि है? ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महोदय में कौन सी संधि है? एक मात्रा, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। लिखवाना किस प्रकार की क्रिया है? जल्दी से बताएंगे। लिखवाना जब व्यक्ति काम अपने से न करके जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा करवाए तो वहां पे हम कौन सी क्रिया बताए थे? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब व्यक्ति खुद काम न करके किसी दूसरे से कार्य को कराता है तो वहां पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निश्चय में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। निश्चय में कौन सी संधि हो जाएगी? निधन चय हो जाएगा। इसका संधि विग्रह बताएंगे। निधन चय हो जाएगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी इसका। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ। हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। जल्दी से बताएं। अकर्मक कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हथियाना, लठियाना। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। आपने संयुक्त क्रिया भी पढ़ लिया कि वह खाना खाकर
क्या किया, सो गया। ठीक है, आपने ये भी जान लिया क्रिया, वह तुम रो रहे थे, हम सुन रहे थे। जब दो क्रिया को मिला के आपस में शब्द बनाता है, संयुक्त क्रिया हो जाती है। जहां कर्म की प्रधानता होगी अकर्मक क्रिया होगा। जहां प्रेरणार्थक क्रिया जब खुद क्रिया करके ना वो दूसरे से क्रिया को कराएगा, वहां प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे सारे प्रश्न आपके सामने आए और प्रश्नों का उत्तर आप देते चलेंगे। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर बताएं। सदा धन एव, सद धन एव, सदा धन एव, सदैव धन व। जल्दी से बताएं, ये दोनों ऑप्शन एकदम सिमिलर है और इसी में गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए आसान प्रश्नों का अभ्यास बहुत अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न अगर गलत होता है तो मेरिट कम जाने की, आपकी व्यक्तिगत मेरिट को कम जाने की या आपके सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आसान शब्दों पे हमें अच्छी पकड़ बना के चलना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सदा धन एव। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? प धन वन, प धन न, पो धन अन, पौ धन अन। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा पो धन अन। पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। चलेंगे हम, संधि बता दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न करते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। वीडियो पसंद आए एक लाइक से सब्सक्राइब अवश्य से करके जाया करें। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यण संधि। इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि होती है। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। धातु के बाद ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? विशेषण, संज्ञा, क्रिया का सामान्य रूप, अव्यय। हम जब विस्तृत क्लास ले रहे थे, जब हमारा आपसी चर्चा हो रहा था, तो हमने क्या बताया कि जब धातु के साथ ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो एक सामान्य क्रिया का रूप बन जाता है। ध्यान लग जाइएगा। जैसे धातु क्या है? पढ़ धातु में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा कौन सा क्रिया बन जाएगी? पढ़ना क्रिया बन जाएगी। जैसे चल धातु है, जब हम इसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सी क्रिया बन जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? चलना क्रिया बन जाएगी। ध्यान रखेंगे, क्लास को समझते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 15 की तरफ। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिग्गज, दिक धन गज, ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनः धन रथ, मनः धन रथ। इस प्रश्न का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोरथ। संधि कौन सी हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? तो विसर्ग संधि इसकी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए हम प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। अकर्मक क्रिया कौन सी है? खाना, लिखना, रोना, पढ़ना। जल्दी से बताएंगे अकर्मक क्रिया कौन सी है। कभी कभी आपको पूरे वाक्य न देके सीधे क्रिया दे देगा, कर्म दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, लिखना क्या है? क्रिया है। रोना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। क्योंकि धातु में ना प्रत्यय लगा के ये क्या किया? क्रिया का सामान्य रूप बना दिया है। लेकिन जो खाना है ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। मोहन खाना खा रहा है। तो अब हम कर्ता से जब प्रश्न पूछेंगे कि मोहन क्या कर रहा है, तो उत्तर निकल के आएगा कि मोहन खाना खा रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ, 18 की तरफ। एकैक में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएंगे, एकैक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो एकैक में जहां दो मात्रा लगे वहां प्रिय विद्यार्थियों निश्चिंत होकर 90% अगर ना आता हो क्वेश्चन तो वहां वृद्धि संधि लगा दीजिएगा, प्रश्न में सही होने की संभावना बन सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। सत्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्कार में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया क्या है? मूल क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया।
प्रश्न संख्या 19 का जल्दी से बताएं। जब मुख्य क्रिया के साथ हम किसी और क्रिया को लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हम सहायक क्रिया कहते हैं। उसकी सहायता के लिए जो क्रिया लगती है उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 21 की तरफ। सूर्योदय में कौन सा संधि है, या सूर्योदय में कौन सी संधि है विद्यार्थियों? प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलेंगे और सूर्योदय का संधि विच्छेद बताएंगे। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ये भी वो आपको देगा, एकदम ऑप्शन को सिमिलर रख के देगा, जहां गलतियों की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए अभ्यास निरंतर करते चलेंगे ऐसे प्रश्नों की जहां की गलतियां ना हो। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। पवित्र का संधि विच्छेद क्या है? प धन इत्र, पो धन इत्र, प धन इत्र, प प्लस इत्र। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होता है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। अतीव में कौन सा संधि है? अतीव, प्रश्न संख्या 23 में अतीव में कौन सी संधि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये आने की संभावना ऐसे प्रश्नों की ज्यादा रहती है परीक्षाओं में, इसलिए ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन करते चलेंगे। कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसका उत्तर जरूर से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अतीव का कौन सा संधि होगी? तो दीर्घ संधि हो जाएगी। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 24 की तरफ। राम ने खाना खा लिया, खा लिया है विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम बोधक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। राम ने खाना खा लिया में खा लिया क्या है प्रिय विद्यार्थियों? अंडरलाइन करके पूछ रहा है, ध्यान लीजिएगा। इसमें क्या है? संयुक्त क्रिया है। ठीक, अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलेंगे। उद्धार का संधि विच्छेद क्या है? उद दन धार, उद प्लस धार, उद प्लस हार, उत प्लस थार। जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तैयारी कैसी चल रही है प्रिय विद्यार्थियों? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहा करें, आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लाई जाती है जिससे कि आपके परीक्षा में अच्छे मार्गदर्शन हो सके और परीक्षा में अच्छे स्कोर आप कर सकें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संधि होगी उद्धार में? व्यंजन संधि होगी। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, उत प्लस क्या हो जाएगा? हार, उद्धार का। चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। स्वागत में कौन सी संधि है? या स्वागतम भी पूछता है कभी कभी। स्वागत में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 26 का स्वागत में क्या हो जाएगा? सुधन आगत होगा। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थी, सु प्लस आगत होगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? यण संधि हो जाएगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में आसान लगता है लेकिन ये परीक्षाओं का एकदम चहेता प्रश्न है, इसलिए इस पे पकड़ अच्छे से बना के चलेंगे हम। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 27 की तरफ। उठवाना क्रिया का कौन सा रूप है? मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, नोट डाउन करके चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए जरूर से एक सब्सक्राइब करके जाया करें प्रिय विद्यार्थियों। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, एकदम इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए प्रिय विद्यार्थियों, ये परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। प्रति प्लस एक, प्र प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक। ये किस संधि में आती प्रिय विद्यार्थियों? तो ये यण संधि में आता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। निधन कपट की संधि क्या होगी? निष्कपट, निष्कपट, निकपट, निकपट। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 नंबर प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निधन कपट, ये जो हलंत है इसका विसर्ग होके ये स हो जाएगा आधा और संधि क्या बन जाएगी? निष्कपट। कौन सी संधि है ये प्रिय विद्यार्थियों? विसर्ग संधि है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ। देवर्षि में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, देवर्षि में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि।
30 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। हम बोले हैं प्रिय विद्यार्थियों कि लगभग जिसपे खड़ी मात्रा होती है वो गुण संधि का उदाहरण होता है। इसलिए जब प्रश्न ना आए प्रिय विद्यार्थियों, अपवाद को छोड़ दीजिएगा, और जब प्रश्न ना आए प्रिय विद्यार्थियों तो ऐसे प्रश्नों पे जहां खड़ी पाई हो वहां गुण संधि लगा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। चलिए प्रश्न संख्या यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल रात को 8 बजे वाली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक सब्सक्राइब लाइक अवश्य से करके जाया करें प्रिय विद्यार्थियों। धन्यवाद।